गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आज हम आपको दो तीन बातें बताएंगे। पहला तो बताएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, और ये डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता, ये सिर्फ अमाउंट के बारे में बात करता है कि एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी के बारे में बात करता है, क्वालिटी के बारे में बात नहीं करता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा था क्या था, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए पॉइंट 1 है, ये पाथ ए है, ये पॉइंट 2 है, ये पाथ बी। ये कोऑर्डिनेट प्रेशर और वॉल्यूम कोऑर्डिनेट है। सपोज ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मींस द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट कोइंसाइड्स। जहां से आपने साइकिल शुरू की थी, जहां से आपने प्रोसेस शुरू किया था, वहीं पे प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, टोटल हीट इंटरैक्शन इज इक्वल टू टोटल वर्क इंटरैक्शन। ये फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, dq इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा। ये नॉन साइक्लिक के लिए पढ़ी थी और ये साइक्लिक के लिए पढ़ी थी। स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, एनर्जी कैन कन्वर्टेड टू इट्स वेरियस फॉर्म्स। एनर्जी को कि एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने अब इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कैसे, इसको ऐसे समझिए। नेचर में हमने क्या देखा, मान लीजिए आप छत पे खड़े हुए हैं और छत से किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो बॉल हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अर्थ की तरफ जाती है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, सभी जानते हैं। सेब की कहानी पता, न्यूटन ने देखा था कि सेब पेड़ से गिरा तो अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया, इसका रीजन क्या था। पहली चीज तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होंगे वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होंगे, अपने आप से यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होंगे। हाँ, आप छत पे खड़े हैं, बॉल को थ्रो कर दीजिए ऊपर की डायरेक्शन में, तो बॉल तो ऊपर ही जाएगी, नीचे थोड़े ना आएगी। हाँ, जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बॉल नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस नेचर में है, नेचुरली हो रहा है, तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ऑलवेज प्रोसेस कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा प्रोसेस। कंडीशन क्या है, उसको खुद से होने दीजिए, जैसे नेचर चाह रहा है वैसे होने दीजिए उसको। अगर आप एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं तो प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो इसके एग्जांपल्स हम कैसे देखते हैं। पहला एग्जांपल आप देखिएगा कि अर्थ की तरफ ही मोशन होगा। किसी बॉडी में कोई मास है, आप उसको ड्रॉप करते हो, अर्थ की तरफ जाएगी। क्यों अर्थ की तरफ जाएगी, ऊपर क्यों नहीं जाएगी, क्या रीजन, क्योंकि पोटेंशियल, आप देखिएगा पोटेंशियल को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो हाई पोटेंशियल पे है बॉडी, हाई पोटेंशियल से किधर जाएगी, हाई एनर्जी से किधर जाएगी, लो एनर्जी की तरफ। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी बॉडी। तो आप यहाँ पे अगर बॉल है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पर और कम है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। U इज इक्वल टू mgh, फार्मूला आप जानते हैं सभी लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो बॉल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं किसी से, हिमांशु बेटा आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बॉल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी नेचुरली, यस बेटा, कभी भी नहीं मूव करेगी, नेचुरली कभी भी मूव नहीं करेगी। ऐसे अगर हम करंट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्लो कराने के लिए किसी भी तरीके का कोई फ्लो कराना है, मोशन कराना है, तो रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग
ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिक करंट में कौन है? वोल्टेज। दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज फ्लो है तो करंट धीरे 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 पास होगी। दोनों में दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कम है, करंट धीरे धीरे पास होगी। और दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए, हाई कर दीजिए, क्विक पास होगी करंट। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही फ्लो फास्ट होगा। और फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लो की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए नेचर में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने अमाउंट को बताया, डायरेक्शन को नहीं बताया। कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर अमाउंट के बारे में कैसे डील करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये तो कहता है कि टोटल हीट इंटरैक्शन इज इक्वल टू टोटल वर्क इंटरैक्शन। तो ये टोटल हीट इंटरैक्शन टोटल वर्क इंटरैक्शन के बराबर होगा। अमाउंट को कैसे समझें, इसके लिए जूल्स एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था किस तरीके से आपने वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया था पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। With the help of paddle wheel experiment, we proved that work is converted into heat energy और वहां पर amount को हम कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of formulas। तो वहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? अभी इसको अभी मत समझिएगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्लासियस स्टेटमेंट क्या होते हैं, अभी आप बेसिक्स समझिए। पहले तो एनर्जी समझ लीजिए, एनर्जी क्या है। तो एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं, एक होती है हाई ग्रेड एनर्जी, दूसरी होती है लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, फैन चल गया, बल्ब जल गया, तो ये वर्क है। फैन चला, वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क। तो वर्क हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। वर्क को हमेशा हाई ग्रेड एनर्जी में कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमको वर्क ही तो कराना है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आपके पास कोई फ्यूल है, सपोज आपके पास फ्यूल है, कोई केरोसिन है। तो केरोसिन 1 लीटर केरोसिन है आपके पास, कैसे यूज करोगे? आपने डाल दिया और बर्निंग करा दी, माचिस से बर्निंग करा दी, लाइटर से आपने उसकी बर्निंग करा दी। अब उसमें हीट एनर्जी रिलीज हुई। हीट एनर्जी मतलब आप सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं? तो थर्मल एनर्जी मींस द एनर्जी ड्यू टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो केरोसिन आपने जलाया था, तो केरोसिन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब उस हीट एनर्जी को कैसे यूज करोगे? उससे आप चाय बना सकते हैं, हाथ सेक सकते हैं। तो ये हीट एनर्जी को आपने यूज किया। लेकिन अगर आपको वर्क कराना है तो क्या करोगे? उस केरोसिन से थोड़ी सी स्टीम बनाइए और स्टीम छोटा सा स्टीम इंजन चला लीजिए। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इतनी कम स्टीम से हीट इंजन चल जाए, लेकिन उस स्टीम से डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए पिस्टन सिलेंडर असेंबली में। तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट मिला आपको, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वो वर्क हुआ। लेकिन ये हीट एनर्जी जितनी लिबरेट हुई थी उस अमाउंट का वर्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ हीट एनवायरमेंट में डिसिपेट हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। अब आप कहोगे सर इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे, आप कितना भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ ना कुछ लीकेज जरूर होगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो हीट एनर्जी को वर्क में 100% आप कन्वर्ट किसी भी प्रोसेस से नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी सम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिजेक्टेड टू द सिंक। हमेशा कुछ न कुछ हीट ऐसी बच जाएगी जो वेस्ट हो जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी, उसको आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसको आप ऐसे समझिएगा, पहला स्टेटमेंट, वर्क इज 100% कन्वर्टेड इनटू हीट। ये डायरेक्शन बताता है, वर्क इज 100% कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट इज नॉट 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क।
अगर वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है तो जितना अमाउंट है वर्क का उस अमाउंट की एग्जैक्ट उसी अमाउंट की हीट हमें मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास हीट है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा वर्क जो बनेगा वो कुछ कम बनेगा, उस अमाउंट का वर्क नहीं बनेगा जितनी की आपके पास हीट थी। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को आपने 1 से 2 और फिर इनिशियल स्टेट 1 पे आप लेके आए, कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। तो इस केस में 1 to 2 वर्क दिया आपने और फिर उस वर्क को कन्वर्ट कर दिया हीट में 2 to 1। तो यहां पर Q 1 to 2 इज इक्वल टू हीट। यहां देखिएगा, सबसे पहले आपने वर्क दिया था, ये वर्क दिया W 1 to 2 इज इक्वल टू Q 1 to 2। इसको इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो वर्क दिया W1 to 2 पहुंचने में, इस स्टेट को चेंज करने में, उतनी ही हीट में कन्वर्जन हो जाएगा, वो वर्क 100% हीट में कन्वर्ट होगा। ये क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप इनिशियल स्टेट में डाल रहे हैं, ठीक है। ये 1 to 2, ये हुआ 2 to 1, सॉरी ओके, 1 से 2 और 2 से 1। अब फिर आप, लेकिन इसका रिवर्स अगर हम बात करें, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर 1 से 2 हीट दे रहे हैं, 1 से 2 हीट दे रहे हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, कैसे Q 1 to 2, 1 से 2 हीट आपने सप्लाई किया, देन वर्क जो आपको मिलेगा यहाँ पे, तो वर्क उस अमाउंट का नहीं मिलेगा, वर्क हमेशा कुछ कम मिलेगा। तो वर्क को, हीट को हम 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि वर्क को हम 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने भी आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था कि हीट एनर्जी आपने प्रोड्यूस किया, उस हीट एनर्जी से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, इस वजह से 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोला जाता है क्वालिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की क्वालिटी, एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी में किसको रखते हैं? वर्क को रखते हैं। लो ग्रेड एनर्जी में किसको रखते हैं? हीट एनर्जी को रखते हैं। अब इसमें डायरेक्शन आपको पता चल रही है? अभी नहीं पता चल रही है डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगी। अब हम आपको डिस्कस करेंगे रिजर्वायर और थर्मल एनर्जी। रिजर्वायर और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। रिजर्वायर का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपने सिस्टम पढ़ा था फर्स्ट लॉ के लिए, वैसे ही यहाँ पे रिजर्वायर समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर की अगर हम बात करें तो रिजर्वायर का मतलब इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। अगर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की बात करें, थोड़ा सा इसको और सिंपल शब्दों में समझते हैं। हम जानते हैं ओशियन, ओशियन से अगर आपने 1 लीटर पानी निकाल लिया, जैसे पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन से आपने 1 लीटर पानी निकाल लिया, तो क्या पैसिफिक ओशियन में कुछ फर्क पड़ेगा? उसके लेवल पे लेवल डाउन होगा? या 1 लीटर पानी उसमें डाल दिया पैसिफिक ओशियन में, तो क्या उसका लेवल बढ़ जाएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़ जाएगा सर। बेटा बढ़ेगा, चलिए इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी बढ़ेगा, लेकिन एप्रिसिएबल चेंज नहीं होगा उसके लेवल में। एप्रिसिएबल चेंज का मतलब मेजरेबल चेंज, उसके लेवल को आप नाप नहीं सकते किसी इंस्ट्रूमेंट से कि कितना लेवल बढ़ गया है। इस केस में हम ओशियन को, पैसिफिक ओशियन को वाटर रिजर्वायर बोल सकते हैं। वाटर रिजर्वायर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इतना लेस अमाउंट का पानी हमने उसमें से निकाला
और लेस अमाउंट का पानी हमने उसमें डाला कि उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी रिजर्वायर के सारे पॉइंट्स समझिए, अभी वो रिजर्वायर नहीं हुआ, लगातार उसमें से अगर हम 1-1 लीटर पानी निकालते रहे कुछ समय के लिए, 24 घंटे के लिए निकालते रहे, तो 24 आवर में भी लेवल उसका डाउन नहीं होगा। और अगर हम 10 साल तक भी निकालते रहे तब भी उसका लेवल डाउन नहीं होगा, वाटर लेवल वही रहेगा। तो इसका मतलब जो अमाउंट हम निकाल रहे थे वाटर का पेसिफिक ओशियन से, उस चाहे इनफाइनाइट टाइम तक भी निकालते रहे उतना, तो उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में अब उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। और कैसा रिजर्वायर? वाटर रिजर्वायर। दूसरा एग्जांपल सन का लेते हैं, सोलर एनर्जी के फॉर्म में। सन से कंटिन्यूअसली हीट लिबरेट हो रही है, सोलर एनर्जी निकल रही है। अगर उसमें से थोड़ा अमाउंट हम एनर्जी का हमेशा निकालते रहे तो सोलर एनर्जी, सन के पास जो एनर्जी है उतनी ही रहेगी, उसके पास एनर्जी कम नहीं होगी। तो सोलर एनर्जी को भी हम रिजर्वायर बोल सकते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट में कुछ अमाउंट ऑफ हीट आप डालते रहे, आप सुबह गाड़ी बाइक निकालते हैं तो टेम्परेचर मेजर कर लीजिए एनवायरनमेंट का, और फिर बाइक स्टार्ट कर दीजिएगा तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता बेटा, नहीं बढ़ता है टेम्परेचर। यस, हाँ, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? हीट तो आपने दे दी, आपने इतना लेस अमाउंट हीट दिया कंपेयर टू द एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर में किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ या डिके नहीं हुई। तब अब एनवायरनमेंट को भी हम रिजर्वायर मान सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा, 10 लीटर की बकेट है, उसमें आपने वाटर भर रखा है, तो क्या 10 लीटर की बकेट को हम रिजर्वायर मान सकते हैं? यस, हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे नहीं मान सकते सर, ऐसा नहीं है बेटा। सारे पॉइंट आप समझिए मेरे। मैंने बोला इनफाइनाइटली एक्सट्रैक्शन ऑफ सम अमाउंट ऑफ वाटर विल नेवर कॉज एनी चेंज इन द लेवल और इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिजर्वायर। मतलब अगर आपने बहुत छोटे अमाउंट में लगातार पानी उससे एक्सट्रैक्ट किया जिससे कि लेवल डिफरेंस नहीं हो रहा है, उसका लेवल डाउन नहीं हो रहा, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स में वाटर में लिया तो उसकी डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको भी रिजर्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो रिजर्वायर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नो एप्रिसिएबल चेंज इन इट्स कोऑर्डिनेट if we extract some amount of heat or water or any other quantity through a long time, लंबे समय तक हम कुछ उसमें से एक्सट्रैक्ट करते रहे या फिर कुछ सप्लाई ही करते रहे, तभी उसके लेवल पर, उसके कोऑर्डिनेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम रिजर्वायर बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ थर्मल एनर्जी, ये कंसेप्ट हुआ रिजर्वायर का। अब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की हम बात करें तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में हमारे पास एक कोई सोर्स या सिंक दो हो सकते हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट आप ऐड करोगे तब भी इसके नो चेंज इन इट्स कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हीट जो ऐड कर रहे हो ये कॉन्टिन्यूअस भी ऐड करते रहिए, तब भी इसके लेवल पर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके कोऑर्डिनेट पर। ना तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, ना टेम्परेचर बढ़ेगा, ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तब हम इसको थर्मल एनर्जी रिजर्वायर मान सकते हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दो तरीके के होते हैं, एक सोर्स और दूसरा सिंक। सोर्स का मतलब ये हुआ ऐसा एनर्जी, ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जिससे कंटिन्यूअसली हम कुछ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और सिंक ऐसा रिजर्वायर जिसमें कंटिन्यूअसली हम कुछ हीट को सप्लाई कर रहे हैं और उसके कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहे हैं, नो चेंज इन इट्स
कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगातार कुछ अमाउंट ऑफ हीट हम उसमें सप्लाई करते रहते हैं, तो उसको हम सिंक बोलते हैं। और सिंक का बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? एनवायरनमेंट आपका। सोर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फर्नेस हो सकती है कोई, या पिस्टन सिलेंडर असेंबली का कंबस्टन चैम्बर हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हीट इंजन, या फिर नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक हीट इंजन और हीट इंजन। साइक्लिक हीट इंजन, हीट इंजन का मतलब ये हुआ बेसिकली, इसको ऐसे समझते हैं, एक रिजर्वायर है हमारे पास, सपोज ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर T है, एक सिंक है, इसका टेम्परेचर T लो, इसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है और सिंक का टेम्परेचर कम है। हम अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताएगा, अभी मैं उसका नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं अगर ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा, तो नेचुरल प्रोसेस होने की वजह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो इधर भी क्या होगा? हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट का फ्लो लो टेम्परेचर बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप उसको कोई मीडियम प्रोवाइड कर दोगे। मीडियम का मतलब ये नहीं आप टच करा दोगे या एयर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मीडियम का मतलब आप उसको किसी साइक्लिक डिवाइस से कनेक्ट कर दोगे, मतलब आपने हीट यहां से पाथ दिया इसको, ये हीट इसमें से निकली, कितनी हीट निकली? QH, हमने माना QH अमाउंट की हीट इसमें से कंटिन्यूअसली निकल रही है, और यहां पर ये हीट जा रही है सिंक में, कुछ हीट सिंक में जा रही है। मैंने बोला था हीट को 100% वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो कुछ हीट तो सिंक में जाएगी ही जाएगी। सोर्स से हीट चलती है, सोर्स से हीट निकलेगी, सिंक में हीट, कुछ अमाउंट हीट सिंक की चली जाएगी, और ये आपका हीट इंजन कहलाएगा। ये हीट इंजन कब कहलाएगा? अगर ये हीट के साथ डील करे, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, तो इसको बोलते हैं हीट इंजन। अब कोई इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछोगे हमसे, अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो, अभी सिर्फ देखो, क्लास देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। कुछ बच्चे वहां से पूछने लगे सर कंप्रेसर में तो उल्टा होता है, बेटा वो आप सब लोग चुप रहिए, अब देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। लेक्चर कंप्लीट होने दीजिए। मैंने क्या बोला? सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है, T हाई, मोर टेम्परेचर, reservoir is known as source. Heat flow takes place from the source towards the sink. Source से sink, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो शुरू हुआ अपने आप। बीच में हमने एक डिवाइस लगा दी, इस डिवाइस को हम हीट इंजन बोलते हैं, अगर ये डिवाइस साइक्लिक मैनर से हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, मतलब यहां से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क आपको मिलेगा W। अब हीट इंजन के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके एक एग्जांपल एक्सटर्नल, पहले एग्जांपल है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, स्टीम पावर प्लांट, ये भी इसका एग्जांपल है। हीट इंजन तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, सॉरी
स्टीम इंजन तो आजकल यूज नहीं किए जा रहे हैं, बहुत कम यूज किए जा रहे हैं, थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम होती है, लेकिन स्टीम पावर प्लांट का यूज पावर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपसे। स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है आप सभी को पता है, बॉयलर होगा, बॉयलर में कुछ अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करोगे और ये हीट बॉयलर में जाएगी और बॉयलर में वाटर को, लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे और वो स्टीम टरबाइन में जाएगी और स्टीम टरबाइन में ये स्टीम यहां पर वर्क मिलेगा आपको WT, टरबाइन जनरेटर को चलाएगा। यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत हाई है स्टीम का, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की स्टीम टरबाइन में एंटर करती है और यहाँ पर क्या होता है कि अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है, मतलब यहाँ पर एंथैल्पी ज्यादा होगी और यहाँ पर एंथैल्पी कम होगी, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगी। रिलीज करने का मतलब जो इसके पास एनर्जी थी उससे टरबाइन को रोटेट करा देगी और जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद यहाँ से स्टीम निकलेगी और इस स्टीम को कंडेंसर में भेज करके हम कंडेंस करा देंगे। तो कंडेंसर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगी बाहर। कंडेंसर में होता क्या है, बेसिकली यहां से हम कोल्ड वाटर इन कराते हैं और ये कोल्ड वाटर हीट होके हॉट वाटर बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब यहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही है और ये Q लो है और ये हीट जो निकल रही है, ये हीट सप्लाई हो रही है और ये हीट इसमें से निकल रही है। अब इसके बाद देखिएगा, वाटर कंडेंस हो गया, कंडेंस होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और इस लिक्विड को विद द हेल्प ऑफ पंप, यहाँ पंप लगाएंगे, कंप्रेसर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, लिक्विड को नहीं, लिक्विड के लिए पंप का यूज करते हैं। तो ये पंप लगाएंगे और पंप ने इसको फिर से लिक्विड वाटर को बॉयलर में भेज दिया और यहाँ पर हमको कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ेगा WP, पंप को चलाने के लिए। अब देखिए बेटा, ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइकिल पे काम करता है। इसकी डायरेक्शन ये देखिए बनी हुई। इसमें हमने क्या देखा, कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं, स्टीम पावर प्लांट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं आप लोग बताइएगा। बॉयलर, टरबाइन, condenser and pump. There are 4 components of steam power plant. Talk about boiler. What is the boiler? Boiler is the source. You correlate boiler to the source because Q high amount of heat is supplied to the heat engine. Here Q high amount of heat is supplied to the liquid water and water goes to the turbine where expansion of this steam takes place and some amount of work is done by the steam turbine, WT. Here W net, here heat engine do some work which is W net and here your turbine do some work, okay, and after condensation steam goes to the condenser and some amount of heat is liberated with the help of water and Q low amount of heat is rejected to the water. Here Q low amount of heat is rejected to the sink. उसके बाद नेक्स्ट इसको फिर से हम इस स्टीम को विद द हेल्प ऑफ पंप वी सप्लाई बॉयलर, उसी वाटर को हमने फिर से बॉयलर में सप्लाई कर दिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लगातार साइक्लिक मैनर पे प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टीम पावर प्लांट। यहां पर अगर हम W net की बात करें तो W net इज इक्वल टू WT माइनस WP, WT माइनस WP, इक्वेशन नंबर 1।
इंटरेक्शन की बात करें तो क्यू हाई माइनस क्यू लो, क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू हाई माइनस क्यू। सेकंड क्वेश्चन, किसी भी आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी फॉर साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर अ साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो यहां से दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, W नेट WT माइनस WP इज इक्वल टू Q हाई माइनस इक्वेशन। तो स्टीम पावर प्लांट का हमने एग्जांपल लिया और आपको साइक्लिक हीट इंजन समझा दिया। साइक्लिक हीट इंजन का मतलब एक साइकिल पे ये वर्क कर रहा है लगातार और यहां पर आपको W नेट कंटीन्यूअसली मिल रहा है, इसीलिए इसको साइक्लिक हीट इंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको W नेट मिल रहा है, इसीलिए इसको हीट इंजन बोला जाता है। और साइक्लिक, इसके सारे प्रोसेसेस साइक्लिक होते हैं, इसीलिए इसको हम साइक्लिक हीट इंजन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कैसे? एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली, और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका एक्सपेंशन होगा तो W एक्सपेंशन WE, और कंप्रेस कराओगे आप तो आपको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा WC। तो नेट वर्क आपको जो मिलेगा इस केस में वो क्या मिलेगा, W net is equal to expansion work minus compression work। तो अगर हम इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, सेकंड एग्जांपल, तो इस केस में W net आपको मिलेगा W expansion minus W compression, expansion work minus compression work। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर ये ऐसा मैंने क्यों किया, W compression minus W expansion क्यों नहीं किया? बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी डायरेक्शन बता दिया था। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। चलिए वो भी आपको याद नहीं है तो आप ऐसे समझिएगा, कोई हीट इंजन हम क्यों बनाते हैं? जिससे कि हमको वर्क मिल सके। वर्क कब मिलेगा? वर्क W नेट, अगर यहाँ WC माइनस WE कंप्रेशन वर्क ही ज्यादा हो जाएगा तो हमको वर्क मिलेगा। ऐसा हम इंजन क्यों बनाएंगे जिसमें हम ही वर्क करते रहे, उससे कोई आउटपुट ही नहीं है। अब इधर समझो, टरबाइन वर्क अगर कम हो जाए पंप वर्क से तो इसी का क्या बेनिफिट है बताइए? हम किसको क्यों बनाएंगे? पंप ही चलाने में सारी एनर्जी हमारी लग जाएगी, उतनी टरबाइन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा टरबाइन वर्क ज्यादा होगा और पंप वर्क कम होगा। जो वर्क आपको मिल रहा है वो ज्यादा होगा इंजन के केस में, तो ज्यादा वर्क से हमने कम वर्क को घटा दिया। जो वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं उसको माइनस में लिया, जो वर्क मुझे मिल रहा है उसको हमने प्लस में लिया। तो W नेट निकालने के लिए ऐसे भी आप डायरेक्शन देख सकते हो। डायरेक्शन तो आपको डायरेक्शन के बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप हमेशा ये समझिए, अगर कोई हीट इंजन है तो हीट इंजन है तो इंजन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको वर्क मिल सके। इंजन वर्क सप्लाई करने के लिए इंजन हम थोड़ा ना बनाएंगे, ऐसा इंजन हम क्यों बनाएंगे? तो हमको जब वर्क मिलेगा तो इंजन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला वर्क ज्यादा होगा और जो वर्क हम सप्लाई करेंगे कम होगा, तो ज्यादा वर्क से कम वर्क घटा दोगे, W नेट आपको मिल जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, साइन में कभी गलती होती ही नहीं है किसी से, इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं बताऊंगा आगे, अभी आपको दो इक्वेशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, अब हम आपको थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी का नाम आपने सबने सुना होगा। हमेशा बोला जाता है थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, केमिकल एफिशिएंसी, बायोमेट्रिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ एफिशिएंसीज। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। बेटा ये इंजन देखिए,
ये सोर्स है। बेटा यहाँ पे स्पेलिंग देखिए SOURC होता है, SOURC सोर्स, और ये सिंक। तो सोर्स और सिंक दो है, इनके बीच एक हीट इंजन काम करता है, साइक्लिक हीट इंजन काम कर रहा है। W नेट आपको मिल रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम इसमें लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? टोटल हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू टोटल वर्क इंटरेक्शन। या इसको और सिंपल वे में कैसे समझे हैं, यहाँ पर लगाइए, इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। सिंपल, वेरी सिंपल, इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी क्या कहता है? इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। इनकमिंग एनर्जी कितनी है? Q हाई। और कोई इसमें एनर्जी आ रही है कहीं से? मुझे तो नहीं दिख रहा, कहीं और से एनर्जी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। तो इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग W नेट प्लस Q। बेटा कई लोगों को लगता है W नेट सर अलग होगा और ये Q हाई अलग होगा। बेटा इन दोनों की यूनिट सेम होती है, किलो जूल पर केजी। यूनिट सेम मतलब आपका हम अलग शब्दों से बोलते हैं, डिफरेंस जरूर है दोनों में, यूनिट सेम है, दोनों एनर्जी है। मैंने बताया था सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क, दोनों एनर्जी है। तो एनर्जी के जहां हम बात करते हैं हीट एंड वर्क की अलग अलग बात नहीं करते, हम एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं। तो इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। यहां से W नेट इज इक्वल टू Q हाई माइनस Q, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी, अब इफिशियंसी का केस आप ऐसा समझिएगा, एक आपके पास एक हाथी है, एग्जांपल हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। एक हाथी है आपके पास और एक चींटी है, ओके। तो हाथी में जो आप उसको 24 आवर में खाना खिलाते हो, उसकी मान लीजिए 1000 किलो जूल एनर्जी, हालांकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमने आपके समझने के लिए बोल दिया कि आपको कितनी कैलोरी छोड़ो, किलो जूल में बात करो। 1000 किलो जूल एनर्जी आपने उसको दिया हाथी, हाथी के लिए 1000 किलो जूल बहुत ज्यादा नहीं हुआ, और उसने वर्क किया कितना? 500 किलो जूल का ही वर्क आपको दिया। 1000 किलो जूल सप्लाई कर रहे थे और 500 किलो जूल का वर्क आउटपुट हाथी आपको दे रहा था। एक जीटी जिसको आपने 10 किलो जूल एनर्जी दिया और उसने वर्क आपको दे दिया 9 किलो जूल, तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा हुई? चींटी की ज्यादा हुई ना बेटा? हाँ, चींटी की इफिशियंसी ज्यादा हुई, हाथी की नहीं ज्यादा हुई। हमेशा ये मत समझिए जो बड़ा है वो ज्यादा वर्क करता है, ज्यादा वर्क कर सकता है। इफिशियंसी रेशियो में मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या आउटपुट आ रहा है, इफिशियंसी इसमें डील करती है। तो हाँ, कुछ बच्चे कह रहे सर तो हर जगह बेटा चींटी का यूज नहीं कर सकते ना, तभी तो और भी पैरामीटर्स हैं। आपको वर्क कराना है तो छोटी सी डिवाइस है कोई, उसकी इफिशियंसी ज्यादा, उससे बड़े बड़े वर्क थोड़े ना हो जाएंगे। तो कभी कभी हमको वर्क आउटपुट की जरूरत होती है, ज्यादा भले ही इफिशियंसी कम होती है, लेकिन हमको बहुत ह्यूज अमाउंट में वर्क की जरूरत है, तो लो इफिशिएंट इंजन भी हम यूज करते हैं, जरूरत पड़ती है, स्टीम इंजन यूज नहीं करते। तो इफिशियंसी कम होने पर, लेकिन फिर भी इफिशियंसी एक पैरामीटर है जो कंपैरिजन के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है। आपको दो सिस्टम्स को कंपेयर करना है, दो इंजन को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करोगे? तो कंपेयर करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे ये दो बच्चों को कंपेयर करना है क्लास में आपके, देखिए ये रेगुलर हिमांशु है और मुकेश, दोनों को कंपेयर करना है। तो देखिए हिमांशु रेगुलर है और मुकेश रेगुलर नहीं है, तो रेगुलर आने में इफिशियंसी किसकी ज्यादा है? हिमांशु की। मार्क्स अच्छे मुकेश ला रहा है क्लास में, तो मार्क्स के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो मुकेश आ गए, रेगुलरिटी के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो हिमांशु आ गए। तो इसका मतलब कई सारे पैरामीटर्स होते हैं कंपैरिजन करने के, उसमें एक पैरामीटर इफिशियंसी भी है। तो इफिशियंसी इज डिफाइंड एज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। ऑलवेज इफिशियंसी का फार्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट नहीं लिखना है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट, क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट
चेंज का होता रहेगा। हीट इंजन के केस में अलग होगा, हीट पंप के केस में अलग होगा एंड रेफ्रिजरेटर के केस में कुछ अलग होगा। तो डिजायर्ड इफेक्ट ये हीट इंजन है, तो हीट इंजन के केस में डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्या है? W नेट। इंजन है ना, तो इंजन हम क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमको वर्क ज्यादा से ज्यादा वर्क हमको मिल पाए, इसीलिए तो इंजन बनाते हैं। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है? W नेट अपॉन इनपुट। देखिए इसमें इनपुट क्या हो रहा है? Q हाई इनपुट हो रहा है ना, तो W नेट अपॉन Q हाई। W नेट को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए हीट की फॉर्म में, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू Q हाई माइनस Q लो अपॉन Q। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q लो अपॉन Q। अब ये जो इफिशियंसी आई है, इस इफिशियंसी को बोला जाता है थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्यों? क्योंकि ये हम हीट के साथ डील कर रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम है थर्मल इफिशियंसी। तो थर्मल इफिशियंसी 1 माइनस Q लो अपॉन Q हाई, और Q लो जो हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक को, और Q हाई जो हीट सप्लाई हो रही है। तो Q लो की वैल्यू हमेशा Q हाई से कम होती है। किस केस में? हीट इंजन के केस में। ठीक है, हीट इंजन के केस में Q लो कम होगा Q हाई से, तो थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कुछ घटेगा, पॉइंट में 1 से कम होती है। और थर्मल एफिशिएंसी 1 कब हो जाएगी? व्हेन Q 0 कब हो जाएगी? जब दोनों बराबर होंगे तब 0 हो जाएगी। और 1 कब हो जाएगी? जब 1 माइनस 0 बटा समथिंग कितना होता है? 0। तो Q लो की वैल्यू जब 0 हो जाए तब थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू 100% हो जाएगी, और ऐसा होता नहीं है हीट इंजन के केस में कभी भी। ये हम कार्नोट साइकिल वगैरह आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। और अभी आप सिर्फ इतना समझिए, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q लो अपॉन Q हाई। तो इस तरीके से हमने थर्मल एफिशिएंसी को भी डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के माध्यम से ये बताया कि फर्स्ट लॉ डील करता है, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ अमाउंट के बारे में बताता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ बताता है। सॉरी, अमाउंट के बारे में भी अगर हम बात करें अभी इस लेवल पर, तो अमाउंट के बारे में भी प्रॉपर जूल्स एक्सपेरिमेंट से तो पता चलेगा, लेकिन क्लियर कट अभी उसके बारे में भी नहीं पता चलेगा। वो हम कैसे बताएंगे आपको, थोड़ा सा लेक्चर आगे बढ़ेगा तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड्स में मेरे मत जाइएगा अभी। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बता रहा है? डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो डायरेक्शन सेकंड लॉ बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन कौन बता रहा है? सेकंड लॉ। तो नेचुरल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किसके माध्यम से मैंने किया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के माध्यम से किया। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बताया, एनर्जी रिजर्वायर के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में मैंने आपको क्या बताया? हाँ, हीट इंजन के बारे में बताया, थर्मल एफिशिएंसी के बारे में आपको मैंने बताया, और हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड एनर्जी के बारे में भी मैंने डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट्स पर, क्लासियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।